हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस मंत्रा ऑनलाइन पाठशाला पर। आज हम फिर शुरू करते हैं एक नई प्रैक्टिस सीडीपी की न्यू प्रैक्टिस के साथ हम शुरुआत कर रहे हैं। बने रहिएगा हमारे साथ। जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है, वह मापनी जिसमें अंतराल के समस्त गुण के साथ परम शून्य भी हो कहलाती है। ठीक है, क्या कहलाती है? नामित मापनी, क्रम सूचक मापनी, अंतराल मापनी या अनुपात मापनी। ठीक है, मतलब वह मापनी जिसमें अंतराल के समस्त गुण के साथ परम शून्य भी हो वो क्या कहलाएगी? वो कहलाएगी अनुपात मापनी। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर टू। क्वेश्चन नंबर टू लेंगे, फिरायट के अनुसार हमारे मूल्यों का आंतरिकीकरण में होता है। किस में होता है? इदम में होता है, अहम में होता है, पराहम में होता है या परिस्थितियों में होता है। मतलब देखिए, फिरायट के अनुसार, ठीक है, हमारे मूल्यों का आंतरिकीकरण किस में होता है? ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो सी ऑप्शन इसका आंसर है, मतलब पराहम में होता है। मतलब हमारे मूल्यों का जो आंतरिकरण होगा वो पराहम में होता है। ये किसके अनुसार है? फिरायट के अनुसार है। तो क्वेश्चन नंबर टू का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर थर्ड। व्यवहारवादी ने कहा है, क्या कहा है? मुझे नवजात शिशु दे दो, मैं उसे डॉक्टर, वकील, चोर या जो चाहूँ बना सकता हूँ। मतलब किस व्यवहारवादी ने ये कहा है कि मुझे नवजात शिशु दे दो, ठीक है, मैं उसे डॉक्टर, वकील, चोर या जो कुछ भी हो मैं बना सकता हूँ? फ्रीमैन ने कहा है, न्यूमैन ने कहा है, वाटसन ने कहा है या होलजिंगर ने कहा है? बताइए किसने कहा? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है एग्जाम में। तो देखिए, ये कौन है? ये वाटसन महोदय हैं। तो वाटसन महोदय ने कहा है कि मुझे एक नवजात शिशु दे दो, मैं उसे मतलब कुछ भी बना सकता हूँ, चाहे डॉक्टर, वकील, चोर, कुछ भी बना सकता हूँ। वाटसन ने कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर फोर। देखिए, ध्यान आकर्षित होने में की प्रमुख भूमिका होती है। ठीक है, उद्दीपन की तीव्रता, उद्दीपन की उपादेयता, उद्दीपन की विश्वसनीयता और उद्दीपन की सक्रियता। मतलब ध्यान आकर्षित होने में किसकी सबसे प्रमुख भूमिका किसकी होती है? तो वो होती है उद्दीपन की तीव्रता की। ठीक है, उद्दीपन की तीव्रता अगर होगी तो ध्यान आकर्षित होने में सबसे ज़्यादा भूमिका निभाती है उद्दीपन की तीव्रता। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 है, छात्र में रुचि उत्पन्न करने की कला है। तो छात्र में रुचि किस चीज़ से उत्पन्न होती है? ठीक है, शिक्षण से होगी, सहानुभूति से होगी, समदृष्टि से होगी या प्रेरणा से होगी। मतलब छात्र में किसी भी मतलब पढ़ने की रुचि या कुछ करने की रुचि किस किस तरह से उत्पन्न होती है? देखिए, प्रेरणा से। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो है प्रेरणा। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। और देखिए, जो न्यू बच्चे हमारे चैनल पर आए हैं, अगर उन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पर टेट, सुपर टेट की सभी सब्जेक्ट की वीडियोस इस पर आ रही हैं। सारी क्लासेस दी जा रही हैं, करंट अफेयर, हिंदी, इंग्लिश, सारे सब्जेक्ट की क्लासेस आपको दी जा रही हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है 6। विस्मरण वह प्रवृत्ति है जिसके द्वारा दुखद अनुभवों को स्मृति से अलग कर दिया जाता है। यह कथन किसका है? ठीक है, मतलब ये कहा है कि विस्मरण वह प्रवृत्ति है जिसके द्वारा जो दुखद अनुभव होते हैं उनको स्मृति से अलग कर दिया जाता है। जैसे कि कोई आपके जीवन में कोई दुखद घटना घटी, ठीक है, उसको क्या है, जो याद है, स्मृति है, उससे अलग कर दिया जाता है। ठीक है, ये क्या चीज़ होती है? विस्मरण होती है ये चीज़। और ये किसने कहा है? ये कथन किसने दिया है? ये फ्रायड ने दिया है, वाटसन ने दिया है, हरलोक ने दिया है, स्किनर ने दिया है। तो ये जो कथन है ये दिया है फ्रायड ने। तो क्वेश्चन नंबर 6 का ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। ध्यान को केंद्रित करने की आंतरिक दशा है। ठीक है, ध्यान को केंद्रित करने की आंतरिक दशा कौन सी है? अवधि है, नवीनता है, रुचि है
या आकार है? बताइए कौन सी ऐसी चीज़ है जो ध्यान को केंद्रित करती है? तो वो है रुचि। ठीक है, ध्यान को केंद्रित करने की जो आंतरिक दशा होती है वो होती है रुचि। क्वेश्चन नंबर 7 का सी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, एक परिस्थिति में अर्जित ज्ञान का दूसरी परिस्थिति में उपयोग कहलाता है। बताइए क्या कहलाएगा? एक परिस्थिति में जो अर्जित ज्ञान होता है उसको दूसरी परिस्थिति में उपयोग क्या कहलाता है? सीखने की विधियां, सीखने में स्थानांतरण, सीखने में पठार या सीखने में रुचि? तो वो कहलाता है सीखने में स्थानांतरण। क्वेश्चन नंबर 8 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 लेते हैं। सांख्यिकी में वह रेखा चित्र जिसमें आवृत्तियों को स्तंभों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है? स्तंभाकृति, आवृत्ति बहुभुज, संचयी आवृत्ति या रेखा चित्र। मतलब सांख्यिकी में वह रेखा चित्र जिसमें आवृत्तियों को स्तंभ द्वारा प्रदर्शित किया जाता है क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा स्तंभाकृति। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 है, विकास की किस अवस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास होता है? बताइए किस अवस्था में बुद्धि का सबसे ज़्यादा विकास होता है? बाल्यावस्था में होता है, शैशवावस्था में होता है, किशोरावस्था में होता है या फिर प्रौढ़ावस्था में होता है? बताइए बुद्धि का अधिकतम विकास किस में होगा? वो होगा बाल्यावस्था में। ठीक है, बाल्यावस्था में क्या होता है? बुद्धि का विकास सबसे ज़्यादा होता है। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 10 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 है, शिशु का अधिकांश व्यवहार आधारित होता है। किस पर आधारित होता है? शिशु का मूल प्रवृत्ति पर, नैतिकता पर, वास्तविकता पर या ध्यान पर? तो शिशु का जो अधिकांश व्यवहार है वो किस पर आधारित होता है? वो होता है मूल प्रवृत्ति पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 का ए ऑप्शन राइट आंसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, ये आवश्यक नहीं है कि उच्च बुद्धि लब्धि वाले बच्चे में भी उच्च होंगे। क्या उच्च होंगे? सृजनशीलता, अध्ययन, विश्लेषण करने या अच्छे अंक प्राप्त करने। मतलब ये आवश्यक नहीं है कि जो उच्च बुद्धि लब्धि वाले जो बच्चे होते हैं उसके अंदर सृजनशीलता भी उच्च होगी। ठीक है, ये आवश्यक नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि जो उच्च जिनकी बुद्धि लब्धि उच्च होती है, ज़्यादा होती है, कि उनके अंदर सृजनशीलता भी उच्च होती है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 12 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13, अधिगम में प्रभाव का नियम दिया था। बताइए किसने दिया था प्रभाव का नियम? पावलोव ने, स्किनर ने, वॉटसन ने या थॉर्नडाइक ने? देखिए मैंने बताया था थॉर्नडाइक ने जो है सीखने के नियम बताए हैं, एक प्राथमिक नियम, एक गौण नियम। ठीक है, जिसमें से एक नियम प्रभाव का नियम भी है। तो प्रभाव का नियम किसका है? थॉर्नडाइक का। थॉर्नडाइक का प्रभाव का नियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस विधि का उपयोग स्मृति के मापन के लिए नहीं किया जाता है? देखिए स्मृति के मापन के लिए नहीं किया जाता है। ठीक, प्रत्याहान विधि, तार्किक विधि, पहचान विधि या पुनः सीखना विधि? तो स्मृति के मापन के लिए जो नहीं किया जाता है उपयोग वो है तार्किक विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण टेट TAT का विकास किसके द्वारा किया गया था? साइमंड के, होल्ट्जमैन के, मरे के या बेलक के? तो देखिए TAT का जो विकास है वो किया गया था मरे के द्वारा। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 15 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सा वृद्धि और विकास सिद्धांतों से संबंधित नहीं है? कौन सा संबंधित नहीं है? निरंतरता का सिद्धांत, वर्गीकरण का सिद्धांत, समन्वय का सिद्धांत या वैयक्तिकता का सिद्धांत?
तो वृद्धि और विकास सिद्धांतों से संबंधित नहीं है, मतलब 3 तो संबंधित हैं, एक संबंधित नहीं है। तो कौन सा संबंधित नहीं है? वो है वर्गीकरण का सिद्धांत वृद्धि और विकास के सिद्धांतों से संबंधित नहीं है। बाकी निरंतरता का सिद्धांत, समन्वय का सिद्धांत और वैयक्तिकता का सिद्धांत, ये वृद्धि और विकास सिद्धांतों से संबंधित हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो बी ऑप्शन है वो सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, कक्षा शिक्षण में पाठ प्रस्तावना सोपान सीखने के किस नियम पर आधारित है? मतलब कक्षा शिक्षण में पाठ प्रस्तावना सोपान सीखने के किस नियम पर आधारित है? बताइए। प्रभाव का नियम, सादृश्यता का नियम, तत्परता का नियम या साहचर्य का नियम? तो इसका जो आंसर है वो है तत्परता का नियम। मतलब कक्षा शिक्षण में पाठ प्रस्तावना सोपान सीखने के जो है तत्परता का नियम पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 17 का सी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, संप्रत्यय निर्माण का प्रथम सोपान है। देखिए संप्रत्यय निर्माण का, ठीक है, संप्रत्यय निर्माण का प्रथम सोपान क्या है? सामान्यीकरण, विभेदीकरण, प्रत्यक्षीकरण या पृथक्करण? तो इसका जो सही आंसर है वो है सी, प्रत्यक्षीकरण। क्वेश्चन नंबर 19 है, प्रेक्षणात्मक अधिगम संप्रत्यय किसके द्वारा दिया गया था? देखिए प्रेक्षणात्मक अधिगम संप्रत्यय, ठीक है, टोलमैन के द्वारा, बंडूरा द्वारा, थॉर्नडाइक द्वारा या कोहलर द्वारा? तो प्रेक्षणात्मक अधिगम संप्रत्यय जो था वो बंडूरा द्वारा दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 19 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 20 पर, देखते हैं क्या है। उदाहरण, निरीक्षण, विश्लेषण, वर्गीकरण, नियमीकरण निम्नलिखित में से किस विधि के सोपान हैं? ठीक है, किस विधि के? निगमन विधि के, आगमन विधि के, अंतर्दर्शन विधि के या बहिर्दर्शन विधि के? तो उदाहरण, निरीक्षण, विश्लेषण, वर्गीकरण और नियमीकरण, ये सब जो हैं ये सब आगमन विधि के सोपान हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 20 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, अवधान के आंतरिक अथवा व्यक्तिनिष्ठ निर्धारक हैं। क्या है? रुचि, लक्ष्य, अभिवृत्ति, उद्दीपक, वस्तु, प्रविधि, प्रकाश, ध्वनि, गंध या पुरस्कार, दंड, प्रोत्साहन। ठीक है, अवधान के आंतरिक अथवा व्यक्तिनिष्ठ निर्धारक तो क्या हो जाएंगे? रुचि, लक्ष्य और अभिवृत्ति। ठीक है, 21 का ये ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 22, कोलबर्ग के अनुसार किस अवस्था में नैतिकता बाह्य कारकों द्वारा निर्धारित होती है? कोलबर्ग के अनुसार किस अवस्था में नैतिकता बाह्य कारकों द्वारा निर्धारित होती है? पूर्व पारंपरिक अवस्था, पारंपरिक अवस्था या पश्चात पारंपरिक अवस्था या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो जो कोलबर्ग के अनुसार है वो पूर्व पारंपरिक अवस्था में नैतिकता बाह्य कारकों द्वारा निर्धारित होती है। तो इसका जो आंसर है 22 का वो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 23, अभिप्रेरणा का वर्गीकरण होता है किसमें होता है? स्वाभाविक और कृत्रिम होता है, या कम महत्वपूर्ण तथा अधिक महत्वपूर्ण होता है, या जन्मजात तथा अर्जित होता है, या अभिप्रेरणा तथा प्रलोभन से होता है? तो अभिप्रेरणा का वर्गीकरण जन्मजात तथा अर्जित होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 23 का सी ऑप्शन राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, सीखने की प्रक्रिया में सीखने का स्थानांतरण हो सकता है। देखिए कैसा हो सकता है? सकारात्मक हो सकता है, नकारात्मक हो सकता है, शून्य हो सकता है, या ये सभी हो सकता है। सीखने का स्थानांतरण, ठीक है, कैसा हो सकता है? देखिए सकारात्मक भी होता है, नकारात्मक भी हो सकता है, शून्य भी हो सकता है, मतलब ये सभी। तो इसका आंसर जो है वो है ये सभी। 24 का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25,
निम्न में से कौन सा मत अंतर्दृष्टि द्वारा सीखने की व्याख्या करता है? सबको पता होगा, बहुत इजी क्वेश्चन है। मनोविश्लेषणवाद, व्यवहारवाद, संबंधवाद या गैस्टोल्टवाद? बताइए, अंतर्दृष्टि द्वारा सीखने की व्याख्या कौन करता है? गैस्टोल्टवाद। ठीक है, गैस्टोल्टवाद में भी कौन? कोहलर। कौन है? कोहलर हैं, जिन्होंने अंतर्दृष्टि और सूझ का सिद्धांत दिया है, कोहलर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। किस मनोवैज्ञानिक ने सीखने की सामग्री के रूप में निरर्थक शब्दों का प्रयोग किया? ठीक है, निरर्थक शब्दों का प्रयोग किस मनोवैज्ञानिक ने किया है? विलियम जेम्स ने, स्किनर ने, एबिंगहॉस ने या बार्टलेट ने? तो मनोवैज्ञानिक ने जो निरर्थक शब्दों का यूज़ किया है वो क्या है? एबिंगहॉस ने। ठीक है, किसने किया? एबिंगहॉस ने। तो 26 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। सीखना है क्या है? व्यवहार में परिवर्तन है, अनुभव तथा अभ्यास का परिणाम है, व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन है या ये सभी है? तो सीखना क्या है? व्यवहार में परिवर्तन भी है, अनुभव तथा अभ्यास का परिणाम भी है, व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन भी है, मतलब ये सभी है। ठीक है, 27 का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, शारीरिक वृद्धि और विकास को क्या कहते हैं? शारीरिक वृद्धि और विकास को क्या कहते हैं? तत्परता, अभिवृद्धि, गतिशीलता या आनुवंशिकता? तो शारीरिक वृद्धि और विकास को कहेंगे अभिवृद्धि। ठीक है, क्या कहेंगे? अभिवृद्धि कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 29 है, चिंतन संज्ञानात्मक पक्ष में एक मानसिक क्रिया है, ये कथन दिया गया है डीवी द्वारा, गिलफर्ड द्वारा, क्रूज द्वारा या रोज द्वारा? ठीक है, तो चिंतन संज्ञानात्मक पक्ष में जो मानसिक क्रिया है ये कथन किसके द्वारा दिया गया है? ये कथन दिया गया है रोज द्वारा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 29 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा रोज द्वारा। ठीक, अच्छा, क्वेश्चन नंबर 30 है, बाल मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु है? सबको मालूम होगा ये क्वेश्चन, तो बहुत इजी क्वेश्चन है। अच्छा शिक्षक, अच्छा है ये। ठीक है, अच्छा शिक्षक है, बालक है, शिक्षण प्रक्रिया है या विद्यालय है? बताइए, बाल मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु क्या है? क्या होता है केंद्र बिंदु? बालक होता है। ठीक है, तो ये थे आज के 30 क्वेश्चन, टॉप 30 क्वेश्चन जो हम CDP के डेली लेकर आते हैं। और जो बच्चे न्यू हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमारी वीडियो को शेयर एंड लाइक कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कुछ नया लेकर आएंगे, अच्छे न्यू क्वेश्चंस लेकर आएंगे। बने रहिएगा हमारे साथ। ठीक है, तब तक के लिए बाय।